समास के भेद की हम बात कर रहे हैं, तो उसका पहला जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। पहले इस शब्दों को अच्छे ढंग से समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अव्ययी भाव समास, शब्द परिचय में या शब्द के बारे में मैंने जब बताया था, पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें दो तरह के शब्दों बनते थे, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। उसमें एक बनता है अविकारी, जिसको अव्यय बोला जाता है, बराबर, और दूसरे बनते हैं विकारी, व्यय वाले शब्द ऐसा भी कहा जा सकता है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसको समझ लीजिए तो अव्ययी भाव समास आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो कुछ शब्द जो होते हैं वो उनका रूप होता है वो लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, काल और कारक, ये चार एस्पेक्ट होते हैं, मतलब चार इसको विभाजन रूप परिवर्तन के कारक होते हैं। तो किसी शब्द के रूप परिवर्तन के कारक होते हैं लिंग, वचन, काल और कारक। ये इनके कारण यदि किसी शब्द के रूप में परिवर्तन आता है तो वो विकारी, और नहीं आता है तो अविकारी। जैसे एक मैं उदाहरण बताता हूँ। राम दूध पीता है, बराबर, और सीता दूध पीती है। ठीक है, इसमें देखें आप, राम दूध पीता है, सीता दूध पीती है। अब यहाँ पीता शब्द आया, यहाँ पीती है शब्द आया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ राम था इसलिए पीती है। ये दोनों क्रिया है ना, पीता पीती दोनों क्रिया हैं। तो यहाँ यदि पुल्लिंग था तो यहाँ रूप में परिवर्तन आ गया, तो ये रूप परिवर्तन हुआ, और यहाँ पर भी रूप परिवर्तन हुआ। यहाँ स्त्रीलिंग होते स्त्रीलिंग हो गई क्रिया, यहाँ पुल्लिंग था तो पुल्लिंग हो गई। तो इस तरह से जिन शब्दों में, अब पीना क्रिया कैसी हो गई? तो पीना है वो हमेशा आपका रूप परिवर्तन विकारी शब्द कहलाएगा। तो जब भी किसी शब्द के अंदर उसके रूप में लिंग, वचन या काल या कारक के अनुसार परिवर्तन आता है तो वो आपका विकारी शब्द होता है। और एक उदाहरण देता हूं तो इससे और समझ में आ जाएगा। जैसे लड़का, ठीक है, यदि इसका लिंग परिवर्तित हो गया तो क्या लिखेंगे? लड़की। यदि इनका वचन परिवर्तित हो गया तो क्या लिखेंगे? लड़के। तो ये रूप में परिवर्तन आ रहा है। तो रूप में परिवर्तन आ रहा है यदि लिंग के कारण, वचन के कारण, इसी तरह काल के कारण, कारक के कारण, तो जहाँ रूप में परिवर्तन आएगा वो शब्द सभी कहलाएंगे विकारी। तो विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो विकारी शब्द में संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं और क्रिया आती है। इनके रूप में परिवर्तन होता है। एक बात जरूर ध्यान रखना कि लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो वह शब्द देखिए, वह है, वो जाता है तब हमको पता पड़ता है कि वो पुल्लिंग है, और जाती है ऐसा लिखा जाता है तब पता पड़ता है कि वह है वो स्त्रीलिंग है। तो लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं आता है, बाकी वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। तो इस तरह से विकारी शब्द होते हैं। और कुछ अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि अभी आपको समझने में आसानी रहेगी। अविकारी शब्द में होते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है, चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, काल बदल जाए, कारक बदल जाए, लेकिन इनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। तो रूप में परिवर्तन नहीं आता है वो अविकारी या अव्यय शब्द। क्लियर? अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास, ये क्या होता है फिर?
तो यहाँ ये समझना है कि जब किसी समास के अंदर पहला पद अव्यय हो, कौन सा पद? पहला पद, इसको अच्छी तरह समझ लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एक तो हो गया पहला पद अव्यय, मतलब यहाँ उस स्थिति को समझ लीजिए कि भाई साहब जो पहला मतलब भाई साहब हैं उनकी चलती है और इनकी चलती है, तो उनके साथ जब दूसरा पद मिलेगा, मतलब पहला पद अव्यय और दूसरा पद कोई भी हो, बराबर, दूसरा पद कोई भी हो सकता है, वो विकारी भी हो सकता है, अविकारी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पहला पद अव्यय, बराबर। अब जब पहला पद प्रधान है तो पहला पद प्रधान होने से दूसरा पद है वो उसके अनुसार ही होगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, दीन शब्द क्या है? दीन है वो संज्ञा है, दीन है वो क्या है? संज्ञा शब्द है ना, दिवस, दीन, ठीक है। अब इसके साथ एक अव्यय जुड़ता है प्रति, ठीक है, प्रति अव्यय जुड़कर शब्द बन गया प्रतिदिन। अब जैसे ही प्रति शब्द है वो दिन के साथ जुड़ जाता है, प्रति शब्द जुड़ा, और प्रति शब्द जुड़ने के बाद ये पूरा पद हो जाता है, वो अव्यय बन जाता है। अब जैसे इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, अब वो प्रतिदिनों नहीं होगा, वहां प्रतिदिन होगा, प्रतिदिनों नहीं हो सकता। अकेले यदि दिन शब्द का प्रयोग करें तो आप, जैसे वह कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ दिनों दिन हो सकता है, दिन से दिनों बन गया, कई दिनों से नहीं विद्यालय आ रहा है ना। हालांकि कई शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर कई दिन से ऐसा ही आएगा, लेकिन वह 10 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रति शब्द उसके साथ जुड़ जाए तो इसके बाद ये शब्द है उसमें प्रतिदिनों शब्द कभी भी नहीं बनेगा। ये अव्यय की पहचान है, बस इसकी पहचान करना ठीक ठीक आप सीख लें तो अव्ययीभाव समास का कोई भी एग्जाम्पल परीक्षा के अंदर पूछा जाए आप गलत नहीं करेंगे। एक बार वापस समझ लीजिए, अव्ययीभाव समास, प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद प्रधान, ठीक है। पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है तो वो जब दूसरा पद उसके साथ जुड़ता है तो दूसरे पद के जुड़ने के बाद जो बना पद होता है वो पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। और अव्यय की पहचान कैसे करनी? अब ये पद अव्यय है या नहीं है इसकी पहचान करनी है तो उसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। इसके वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो अलग अलग तरह से प्रयोग करिए, जहाँ लिंग वचन बदल कर देख लीजिए। यदि इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है तो वह अव्यय नहीं बना है, और यदि रूप के परिवर्तन नहीं आता है तो वो अव्यय बन गया है, और जब अव्यय हो गया है तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं इस पे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे एक और, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं तो और समझ में आएगा। प्रथम पद अव्यय। दूसरा एक और चीज बता देता मैं, प्रथम पद कभी कभी उपसर्ग भी होता है जो अव्यय की भांति काम करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, उपसर्ग होता है लेकिन अव्यय की भांति काम करता है। तब ऐसा नहीं कि हर उपसर्ग है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है, जैसे एक शब्द और बताता हूं, डर, ठीक है, डर शब्द है। अब डर शब्द है उसका बहुवचन हो सकता है ना, डरे, डरो, ये हो सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ नी उपसर्ग जुड़ता है, बराबर, और ये शब्द बन जाता है निडर। अब निडर शब्द है, उसमें निडरों ऐसा नहीं बनेगा, निडर निडर ही रहेगा, चाहे उसमें वचन की दृष्टि से कोई और भी शब्द जुड़े, लेकिन जब भी डर के आगे नी शब्द जुड़ जाएगा इसके बाद वो निडर ही रहेगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उपसर्ग भी होते हैं, वो जुड़ते हैं, तो जुड़ने पर ये पूरा पद है वो अव्यय बन जाए, उसके रूप में परिवर्तन नहीं आए तो वो आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण
होगा। प्रति वाले और अच्छे उदाहरण में 2-4 बता देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। दूसरा, इसका समास विग्रह कैसे होता है वो भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। जैसे प्रतिदिन, तो दिन के बाद दिन या हर दिन, है ना, हर दिन, ये इसका समास विग्रह होगा। अब प्रतिदिन में देख लो, दिन के बाद मैं जोड़ रहा हूँ सप्ताह, माह, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, है ना। तो इस तरह से प्रति जैसे भी जुड़ता जाएगा। तो हर सप्ताह, हर माह, हर वर्ष, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण। फिर देखिए प्रतिशत, तो हर 100 पर, हर सैकड़ा है तो प्रत्येक सैकड़ा, है ना। अब प्रतिशत हो गया। इसके बाद और लिख सकते हैं, और शब्द नहीं ले सकते हैं, प्रत्येक, प्रतिधन एक, है ना, इसमें संधि भी है, प्रत्येक, हर एक, समास विग्रह क्या हो जाएगा, हर एक। एक और बता दूं कि जब भी अव्ययी भाव समास होता है उसका जब समास विग्रह होते हैं तो उसके समास विग्रह करते समय इसमें मूल शब्द जो होते हैं उनसे कुछ हट के शब्द लिए जाते हैं। बाकी दूसरे जो जब भी आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जो मूल पद होते हैं, दोनों पद क्योंकि साथ में मिल रहे हैं तो दोनों पद ही अलग होते हैं, तो मूल शब्द में ज़्यादा हेरफेर हमें दूसरे समास विग्रह करते समय नहीं करने। लेकिन अव्ययी भाव समास के अंदर ऐसे होंगे। तो ऐसे कई उदाहरण और अपन देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और अलग हट के मैं बता रहा हूँ इसमें, यथा वाले। जैसे यथा शब्द है वो भी आपके अव्यय के रूप में काम करता है। अब उसमें देखें आप तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो यथा जुड़ने से बने, जैसे यथा विधि, तो विधि के अनुसार, यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथानुरूप, तो रूप के अनुसार, है ना, यहाँ यथा भाव, तो भाव के अनुसार। और शब्द जुड़ सकते हैं, नए शब्द और लिख सकते हैं इसमें, यथा क्रम, तो क्रम के अनुसार, यथा समय, यथा योग्य, यथा विधि, यथार्थ, यथा संभव, यथा शीघ्र। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इसमें आपके आएंगे। और ये सभी यथा जोड़ने वाले शब्द हैं। वो ये पूरा पद है वो देखिए आप, यथा विधियो ऐसा कभी नहीं होगा, यथा शक्ति ऐसा नहीं होगा, यथा शक्ति ही होगा हर समय। तो ऐसा पूरा पद अव्यय बन जाता है और पूरा पद अव्यय बन के आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण बनेगा। ठीक है, एक अच्छा परीक्षा में पूछा गया है कई बार, वो बता देता हूँ मैं। भरपेट, और परीक्षा में पूछा गया भरपेट, भरसक। भरपेट तो पेट भरकर, समास विकृत होगा पेट भरकर। अब ये भर शब्द है वो आपके पेट के साथ जुड़कर जो पूरा अवयव, भर पेटो ऐसा कभी नहीं बनेगा, है ना, भर पेट ही रहेगा। ठीक है, ये खास ध्यान रखिए। भरसक, तो सक मतलब सामर्थ्य के अनुसार, तो यहाँ शक्ति के, शक्ति भर, शक्ति भर, है ना, शक मतलब शक्ति का होता है, तो भरसक प्रयास किया, तो मतलब जितनी शक्ति है उतना प्रयास किया, ऐसा। तो ये हो गया। उपसर्ग जुड़ते हैं, जब भी कोई उपसर्ग जुड़ रहा है और उपसर्ग जुड़कर यदि वहाँ अव्यय शब्द बना रहा है, ये खास ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अव्यय शब्द बन रहा है तो आपका ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण बनेगा। यदि अव्यय शब्द नहीं बन रहा है तो फिर नहीं होगा। जैसे निर्जन, नीर उपसर्ग है और जन शब्द लगा और शब्द बन गया आपका निर्जन। अब निर्जन है, वहाँ निर्जन शब्द अव्यय है, क्योंकि निर्जन हो ऐसा नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ निर्जन अव्यय बन रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। और कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ जो जिसमें आजीवन, आ उपसर्ग देखिए, आजीवन, तो आधन जीवन, आ उपसर्ग है। अब आज जीवनो ऐसा कभी भी नहीं आएगा, आज जीवन शब्द ही होता है,
इसलिए यहाँ पर ये भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, ये प्रति शब्द में कई बार क्या होता है, प्रतिकूल पूछा जाता है। और इसको देख लीजिए, प्रतिकूल। अब ये जो शब्द है वो आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रतिकूल शब्द प्रति उपसर्ग जरूर है, अव्यय है, अव्यय के रूप में जुड़ा प्रतिकूल शब्द बना, लेकिन यहाँ क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से जब बात करें हम, तो जैसा आपको बताया था कि ये योग रूढ़ शब्द है। प्रतिकूल का मतलब अपने कुल के विपरीत, ऐसा अर्थ देता है, और रूढ़ी रूप में उसका अर्थ हमारे विरोध में जो काम करता है उसको कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी प्रतिकूल है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं होगा। ये स्पष्ट कर लें आप, कभी भी ये भूल नहीं करें। ठीक है, चलिए और आगे अपन देखते हैं। कुछ और उदाहरण बता देता हूं मैं। तो निर्जन, आजीवन, जीवन पर्यंत, ये भी एक उदाहरण है जिसमें पर्यंत शब्द जुड़ता है। इसी तरह से दर, दर शब्द ये उर्दू का आता है। दर असल, तो असल में इसका समास विग्रह होता है असल में। तो दर असल में भी यही है कि दर असलो या दर असले ऐसा नहीं होता है, दर असल शब्द ही हमेशा होता है। दर हकीकत, ठीक है। इसके बाद बेकायदा है ना, बेकायदा, बिना कायदे के, है ना। बेवजह, बिना वजह, ये उर्दू के बे, दर, है ना। बा भी आता है, जैसे बाकायदा, बाकायदा का अर्थ होता है कायदे सहित, और बेकायदा मतलब कायदे के बाहर, ये ध्यान रखना। बाकायदा मतलब बाकायदा तो कायदे सहित हो जाता है, और बेकायदा मतलब कायदे से बाहर, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जो इसी तरह से अनादर, अन उपसर्ग या अन, दोनों अन आते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। वो भी अन और अन, जैसे ये उदाहरण बनता है अनबन, तो अनबन अनबन ही हैगा, अनबनो अनबनी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी आपका अव्ययीभाव समास है। ये है जैसे अन, अनुचित वाला, अनुचित, अनुचित, है ना। तो अनुचितो ऐसा कभी नहीं बनता, अनुचित शब्द ही बनेगा। तो जब भी इसके बनने वाला शब्द, उपसर्ग के जुड़ने पर बनने वाला शब्द होता है, वो अव्यय होना चाहिए। यदि इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, तब वो उपसर्ग लगने के बाद भी वो अव्यय नहीं होगा। अव्यय होने की यही खासियत रहेगी, अव्ययीभाव समास की यही खासियत रहेगी कि जो शब्द उपसर्ग जुड़ने के बाद भी अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से अनादर, अन, अनधन आदर, तो अनादर हो गया। अनायास, अनधन आयास, है ना। अनजाना, ये हो जाएगा। ठीक है, अनमेल, ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द बनेंगे जो आपके अव्यय होंगे, और अव्यय होने पर वो अव्ययीभाव समास होंगे। चलिए, ये तो हो गया। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपके संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति होती है। तो ये तो प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद उपसर्ग वाले मैंने उदाहरण बताए। अब कुछ ऐसे उदाहरण देखिए जिसमें पद की आवृत्ति होने से वो अव्यय बन जाता है, पद की आवृत्ति। अब यहाँ देखिए, ये जो पद होंगे वो जरूरी नहीं है कि अव्यय हो, संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, या क्रिया भी हो सकता है ना, ये होता है। लेकिन जब ये पद की आवृत्ति होती है, और आवृत्ति होने पर ये जो पद होते हैं वो एक अव्यय के रूप में काम करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, तो इससे समझ में आ जाएगा। घर और घर। अब घर घर, घर शब्द वैसे तो आपका अव्यय नहीं है ना, संज्ञा है ना, नाम है।
घर शब्द संज्ञा है, लेकिन जब घर घर ऐसा शब्द हो जाता है तो ये पूरा पद बन गया अव्यय, और अव्यय की भांति होता है। फिर घरों घरों में ऐसा नहीं होता है, घर घर, हम घर घर घूम रहे थे, इसका मतलब प्रत्येक घर या हर घर या घर के बाद घर, ये इस तरह से इसका समास विग्रह होगा। जैसे और शब्द बनता है, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, तो दिन के बाद दिन या प्रत्येक दिन महंगाई बढ़ रही है। इसी तरह से बीचों बीच, बीचों बीच का समास विग्रह होता है ठीक बीच में, है ना। इसे एक क्रिया का भी देख लें, क्रिया वाला देखें, भागम भाग, भागम भाग, तो भागने के बाद भागना, वो भागम भाग समास विग्रह, भागने के बाद भी भागना, है ना। मारा मारी, तो मार के बाद मारना, वो मारा मारी, है ना। लूट मार, अरे लूट मार तो अलग अलग है। आपाधापी, अरे आप, है ना, आप कर रहे हैं, तो वो सर्वनाम का रिपीटेशन हो गया, पुनरावृत्ति होगी। तो ऐसे पदों की जब भी आवृत्ति हो जाती है, तो आवृत्ति होने पर वो पद एक अव्यय के रूप में काम करता है। रातों रात फिर और बनता है, बहुत सारे पद बनेंगे, तो पद पूरा एक अव्यय के रूप में बन जाता है। उसके वाक्य में जब भी प्रयोग करेंगे तो उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ये पूरा पद अव्यय के रूप में काम करता है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।